नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 2 यानी कि पाठ 2, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। और ये पाठ लिखा गया है नागार्जुन जी द्वारा। और इस पाठ को हम अपने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि हमने अपने लास्ट सेशन में इस पाठ को पढ़ना शुरू कर दिया था और काफी सारी चीजें इस पाठ से हमने यहाँ पर पढ़ी और जानी। तो जैसे कि आपने देखा, इस पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां। तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी इस पाठ के बारे में कि किस तरह से जो हमारे भारत में जितनी भी नदियां हैं उनका उद्गम स्थल ज्यादातर जो है हिमालय की अलग अलग दर्राओं से है, और किस तरह से वो अपने एक तरह से पर्वत से निकलकर, यानी कि पर्वतीय स्थानों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों से होकर किस तरह से वो समुद्र में जाकर मिलती हैं। और इस पूरी यात्रा में किस तरह से उनको हम अलग अलग रूपों में देखते हैं, अलग अलग तरह से देखते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी, पूरी का पूरा जो निबंध है, हमने इस तरह से हिमालय की बेटियां यानी कि इन नदियों के ऊपर हमने यहाँ पर नागार्जुन जी द्वारा लिखा हुआ ये लास्ट सेशन में हमने पढ़ना शुरू किया। तो इसमें हमने जाना कि लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जब वो मैदानी क्षेत्रों में थे तो उन्होंने वहां पर नदियों को काफी दूर से पहले देखा था। और उन्होंने देखा तो वो नदियां उन्हें एक संभ्रांत महिला सी प्रतीत हुई, यानी कि ऐसी महिला जो स्वभाव से शांत है और गंभीर है। लेकिन वो कहते हैं कि जब वो थोड़ा सा हिमालय के कंधे पर चढ़कर, जब उन्होंने थोड़ा सा देखा हिमालय के कंधे पर चढ़कर, यानी कि जब उन्होंने थोड़ा सा हिमालय की यात्रा की, जब वो थोड़ा सा ऊंचाई पर बढ़े, क्योंकि देखिए हमारा हिमालय जो है समुद्र तल से काफी ज्यादा ऊंचा है। तो जिस जिस तरह से जैसे जैसे वो ऊंचाई पर बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, ऊंचाई पर जाते रहे, तो वहां पर उन्होंने इन नदियों का अलग ही अपना एक रूप देखा। कि वो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि देखिए गंगा का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, गौमुख है। ठीक है। तो इस तरह से वहां से जब वो निकलती हैं, वो पतली पतली छोटी छोटी धाराओं के रूप में निकलती हैं, और फिर बहुत सारी अलग अलग जो नदियों की धाराएं हैं वो मिल जाती हैं आपस में, और फिर एक बड़ी नदी बनती है। और इस तरह से उन नदियों को हम आगे एक तरह से जाते हुए हम देखते हैं मैदानों से। तो किस तरह से ये नदियां अलग अलग रूपों में हमारा यानी कि मनुष्यों का पालन पोषण करती हैं, मनुष्य को एक तरह से जीवन प्रदान करती हैं। आपने सुना होगा जल ही जीवन है। एक तरह से हमारा जो सारा काम, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठकर नहाने धोने से लेकर, खाना बनाने से लेकर, साफ सफाई से लेकर, खाना पकाने से लेकर, खाने से लेकर, जल के बिना लगता है कि एक दिन काम चल जाएगा। अगर पानी नहीं होगा, थोड़ा सा भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगले दिन अगर पानी नहीं आएगा तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कहीं पर। और सबसे मेन चीज है, जितना भी हम अन्न ग्रहण करते हैं, जितना भी हम भोजन करते हैं, ये सब क्या होता है, खेतों में किसानों द्वारा उगाया जाता है। और ज्यादातर जो है वो इन्हीं नदियों से, नहरों से, नलकूपों से इनकी सिंचाई की जाती है खेतों की। तो ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है जल हमारे लिए, ये तो आप सभी को पता है। फिर भी देखिए, हमने अपने लास्ट सेशन में काफी सारी चीजें इस पाठ से जुड़ी हुई पढ़ ली थी। एक बार हम इसको यहाँ पर रिवाइज करेंगे पाठ को, और जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में नहीं पढ़ पाए हैं, चैप्टर को नहीं समझ पाए हैं, वो भी एक बार यहाँ पर पाठ को पढ़ लेंगे साथ साथ। और उसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि सारा एक तरह से इंट्रो जो भी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या कुछ बता रहे हैं नागार्जुन जी हमें इस पाठ में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नागार्जुन जी ने अपने इस निबंध में, अपने इस में लिखा है
जो भी हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में बताया है। गंगा, यमुना, सतलज, दूर से ये शांत और गंभीर दिखाई देती हैं और उस समय इनके प्रति जो है श्रद्धा भी उमड़ती है। इन नदियों के प्रति श्रद्धा का भाव भी लेखक के मन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अभी देखिए यहाँ पर एक बार रिवाइज करेंगे इसे कि हिमालय की बेटियां जो ये निबंध है इनमें उन सभी नदियों का वर्णन लेखक के द्वारा किया गया है जो हिमालय से निकलकर सागर तक पहुंचने के रास्ते में, हिमालय से निकलकर सागर तक पहुंचने के रास्ते में अनेकों रूप धारण करती हैं। हिमालय से निकलने वाली इन सभी नदियों को लेखक ने अभी तक दूर से देखा था और इन नदियों के प्रति उनके मन में एक तरह से, जब वो नदियों को मैदानी क्षेत्रों में देखते हैं तो नदियां उन्हें बहुत ही गंभीर, बहुत ही शांत तथा एक तरह से अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत लगती है। यानी कि वो किसी से भी बिल्कुल भी कोई भी आवाज नहीं करती, कोई भी शोर नहीं करती, बिल्कुल गंभीर भाव से बहती हुई वो चलती है। तो इस तरह से लगता है कि किसी सभ्य या किसी उच्च कुलीन अच्छे घर की महिला की तरह दिखने वाली होती है। ये बिल्कुल शांत, सौम्य और एक तरह से इन नदियों के प्रति लेखक के दिल में आदर और श्रद्धा का भाव आ जाता है और लेखक कहते हैं कि उन्होंने कई बार इन नदियों में वैसे ही डुबकी लगाई है। यानी कि इन नदियों में उन्होंने वैसे ही डुबकी लगाई है। किन नदियों में? जो ये शहरों की, जो ये मैदानों की नदियां होती हैं। जैसे आपने गंगा नदी को देखा होगा, तो गंगा नदी के बारे में उन्होंने उसको जब शहर में देखा, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में देखा, तो वहां पर वो कहते हैं कि इनमें मैंने कई बार इस तरह से गोते लगाए हैं, इस तरह से डुबकी लगाई है जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी नानी, अपनी दादी, अपनी मामी, अपनी मौसी, अपनी माँ की गोद में खेला करता है। यानी कि एक प्रेम और एक तरह से जो एक तरह से वात्सल्य जो माँ का, दादी का, नानी का बच्चों को मिलता है, बिल्कुल ये नदियां उसी तरह से प्रेम बांटती है लोगों में। लेखक को लगता है कि जब ये नदियां मैदानी भागों में होती हैं, जब ये नदियां मैदानी भागों में बहती हैं, तो तब ये माता स्वरूपिणी हो जाती हैं। यानी कि एक माता के समान जो अपने पुत्रों के, अपने बालकों के, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए एक तरह से अपने स्वभाव में वो गंभीरता लेकर आ जाती हैं और एक तरह से अपने आप को किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोने देती, शांत रहती हैं और बहुत ही गंभीर और शांत भाव से एक तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। हर चीज के लिए उनके पास एक तरह से सॉल्यूशन होता है, नियम होते हैं कि किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। तो वो कहते हैं कि जब ये नदियां मैदानी भागों में होती हैं तब ये नदियां माता स्वरूपिणी हो जाती हैं और मानव जाति के पालन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इसीलिए इन नदियों के प्रति लेखक के मन में श्रद्धा भाव उमड़ आता है। तो देखिए इस तरह से हमने लास्ट सेशन में भी अपने इस पाठ को यहाँ पर पढ़ा था। तो अब हमारी बारी है यहाँ पर रीडिंग आप लोगों की कि आप यहाँ पर जीजीआईसी पागलपुरमा यदि आप सुन पा रहे हैं तो हैंड रेज करेंगे इस तरह से। यस, वेरी गुड। तो ये पाठ आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने क्लास में पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पर आपका इस पाठ का एक बार रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ, यानी कि जो चीजें आपको क्लास में समझ में नहीं आ पाई होंगी वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के पास। देखिए कोई चीज क्या होता है, हिंदी में खास तौर पर हम क्या करते हैं कि चैप्टर को रीड करके छोड़ देते हैं, प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो लास्ट सेशन में भी अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड की होगी तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि इस बार क्योंकि जब मैदानी क्षेत्रों में लेखक नदियों को देखते हैं तो वो उन्हें माता स्वरूपिणी लगती है, यानी कि उन्हें माँ के समान लगती है। धैर्यवान, एक संभ्रांत महिला, शांत स्वभाव की महिला, गंभीर स्वभाव की महिला की तरह लगती हैं। लेकिन इस बार जब वो हिमालय के कंधे पर चढ़े हैं, यानी कि थोड़ा सा ऊपर ऊंचाई पर आकर जब उन्होंने देखा, हिमालय पर जब आकर उन्होंने देखा,
तो वो नदियों का एक नया रूप देखकर हैरान हो गए। एक तरह से लेखक को लगा कि इतनी दुबली पतली से दिखाई देने वाली ये गंगा, ये यमुना, ये सतलुज मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं, और हिमालय पर दिखने वाली इन नदियों की जो ये चंचलता है, इनके अंदर का जो उल्लास है, ये मैदानी भागों में आकर कहाँ चला जाता है। हिमालय की गोद में अठखेलियां करती हुई, अठखेलियां यानी कि जैसे मैंने बताया था ना, छोटी बच्चियां जो होती हैं घर पर कितनी नटखट होती हैं, और खास तौर पर यहाँ पर बेटियों की बात की है, तो बेटियां जब अपने पिता के घर में होती हैं तो उस टाइम पे वो बहुत चंचल होती है, बहुत नटखट होती है, खुशमिजाज होती है, उल्लास से भरी हुई होती है, हर्ष से भरी हुई होती है। अगर कोई भी मिस्टेक, आपने देखा होगा कि ये तो आप भाई बहनों में भी घर पे होता है कि जो बहन होती है उसको कभी भी मार नहीं पड़ती। अक्सर अगर भाई बहनों की लड़ाई होती है तो पिटाई होती है भाई की। होती है कि नहीं होती? हैंड रेस करके बताएंगे। यहाँ पर सारी गर्ल्स बैठी हुई है। अगर आपके घर में दो भाई बहनों की अगर आपकी लड़ाई होती है तो पिटाई हमेशा भाई की होती है ना? तो क्या होता है कि बेटियों को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, और वो अपनी इन्हीं एक तरह से नादानियों से, अपनी इन्हीं उल्लास से, खुशी से अपने माता पिता के घर में, यानी कि वो अपने पिता से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं करते पिता से प्रेम, वो भी करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सीरियसली एक तरह से लिया जाता है। लेकिन बेटियों को सभी बहुत प्यार करते हैं, खुशी से रखते हैं, और वो भी अपना एक तरह से वहां पर मेन बात है कि वहां पर उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में बताया था। तो इन बेटियों की बाल लीला को देखकर, जैसी ये यहाँ पर हैं, ऐसी बाल लीला को देखकर लेखक को इतना आश्चर्य हुआ कि उतना कभी उन्हें किसी छोटी बच्ची या नन्ही कली को देखकर भी नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं है उन्होंने बच्चों को पहले नहीं देखा है, या छोटी बालिकाओं को पहले नहीं देखा है, पहले भी देखा है, लेकिन यहाँ जो नदियों का ये बाल रूप था, इसको देखकर उन्हें एक अलग ही हैरानी होती है कि कैसे ये पहाड़ों से कूद कूद कर, उछल उछल कर, कूद कूद कर, कलकल छल छल करती हुई, उल्लास से भरी हुई, चंचलता से भरी हुई। आप सब देखिए, हम सब पहाड़ों पर भी रहते हैं, पहाड़ों की नदियां भी हम सब ने देखी होंगी, तो किस तरह से क्या होता है कि वहां पर नदियां ऊंचाई से गिरती है और पत्थरों से टकराती हुई तेजी से आगे बढ़ती है। तो उनका ये उल्लास, उनकी ये चंचलता देखकर लेखक को इतना आश्चर्य होता है कि इतना आश्चर्य उन्हें कभी किसी छोटी बच्ची या किसी नन्ही कली को देखकर नहीं हुआ। तो जब भी हम हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, जब या हम बोलते हैं, तो हमें क्या होता है, बीच बीच में जहां पर हमें लगता है कि हमें यहाँ पर रुकना है ताकि सामने वाला हमारी बात को समझ सके, हमारी बात को, हमारे भावों को समझ सके कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, जो है विराम चिन्हों का। जैसे जैसे हमने कहा, तथा किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैन होकर भागी जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कहीं पर फुल स्टॉप होता है, कहीं पर अर्ध विराम, कहीं पर पूर्ण विराम। तो वहां पर आपको उतनी देर के लिए रुकना है। ओके, की आगे से देखिए, आप सभी को बहुत अच्छे से रीडिंग करना आता है, बहुत अच्छे से रीडिंग करते हैं आप, लेकिन कई बार एक्साइटमेंट में कि हम माइक पर हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल धड़ाधड़ नहीं पढ़ना है। आपने जहां पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपने स्टॉप लेना है, यहाँ पर अर्ध विराम है, यहाँ पर अल्प विराम है, यहाँ पर पूर्ण विराम है, यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इन सब का आपने ध्यान रखते हुए आगे पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि लेखक यहाँ पर सोच रहे हैं कि हिमालय जैसे महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इन नदियों का हृदय अतृप्त क्यों है। कि अपने हिमालय तो सबसे एक तरह से हमारे देश के लिए भी, हिमालय को एक तरह से कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए माना जाता है कि वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़ा है। तो हिमालय जैसे इस विराट पिता जहां से ये उत्पन्न हुई है, इसका प्रेम पाकर भी ये इनका हृदय इतना अतृप्त क्यों है, यानी कि ये किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैन है, इनमें इतनी चंचलता क्यों है, आखिर ये चीज किस मंजिल तक ये पहुंचना चाहती है, आखिर कहाँ जाकर इनकी प्यास बुझेगी। और देखिए, नदियों यहाँ पर जो ये है, जो बर्फहीन पहाड़ियां होती हैं, हरी भरी घाटियां होती हैं, गुफाएं होती हैं,
इनकी बाल क्रीड़ा यहाँ पर होती रहती है और इन सबको छोड़कर ये आगे जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो नदियां हैं उनके लिए कहा गया है कि वो तेजी से आगे बढ़ती है हिमालय से, और जब वो मैदानों में पहुंच जाती हैं तो मैदानों में पहुंचकर क्या उनको अपने पुराने दिन याद नहीं आते? यानी कि क्योंकि मैदानों में वो कैसी हो जाती हैं, बिल्कुल शांत और गंभीर स्वभाव की हो जाती हैं। आप सभी ने हरिद्वार में बहती हुई गंगा नदी जरूर देखी होगी, देखी है किसी ने? हैंड रेज करेगा जिसने भी देखी है। बिल्कुल शांत स्वभाव से बहती है, आपको कोई भी आवाज नहीं आती, कोई भी वहां पर आवाज नहीं आती, लगता नहीं कि पानी बह रहा है। लेकिन पहाड़ों की नदियां किस किसने देखी है? पहाड़ों पर जो नदियां बहती हैं वो किस किसने देखी है? पहाड़ों पर बहती हुई नदियां हैंड रेज करेंगे। यस, काफी सारे बच्चों ने देखी होंगी, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है वो ज्यादातर तो पहाड़ी इलाका है, चाहे गढ़वाल मंडल हो या कुमाऊं मंडल हो। तो देखिए यहाँ पर ज्यादातर आपने देखा होगा नदियां कितना शोर करती हुई आगे बढ़ती हैं। तो लेखक कहते हैं क्या इन्हें अपने ये दिन याद नहीं आते होंगे? और ये बूढ़ा हिमालय अपनी बेटियों की इस नटखट बेटियों के लिए जरूर परेशान रहता होगा। हर पिता अपने बेटी के लिए एक तरह से परेशान रहता है कि कैसे हमारी जो बेटी है वो पढ़ लिख कर बड़ी होगी, फिर इसको हम विदा करेंगे और किस तरह के घर में ये जाएगी, कितने बड़े पद पर ये पहुंचेगी, इसका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। तो बिल्कुल बूढ़ा हिमालय भी जरूर इनकी नटखटता को, इनकी चंचलता को, इनके उतावलेपन को देखकर जरूर परेशान रहता होगा। लेकिन यदि हम बड़ी बड़ी चोटियों से यह पूछें तो सिवाय मौन के हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। अगर हम बड़ी बड़ी चोटियों से इस बात को पूछें तो सिवाय मौन के हमें कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा। कौन करना चाहेगा? पीछे से कोई बच्चा? यस, पीछे से हैंड रेज आ रहा है। जीजीआईसी भागलपुर माँ। यस बच्चा, माय माइक नेम से इज आवाज। राशि। यस राशि, यस रीडिंग कीजिए बच्चा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलुज, चनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक, सरयू, कोसी आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की बेटियां हैं। वास्तव में यह नदियां हिमालय के पिघले हुए हृदय की बूंदें हैं जो इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। वह समुद्र सचमुच बड़ा सौभाग्यशाली है का हाथ थामने के मिला। वेरी गुड, बहुत अच्छी राशि, आपने बहुत अच्छी रीडिंग की। वेरी गुड, बैठ जाइए। और देखिए ऐसा नहीं है कि जिसको यहाँ पर जिसको बहुत अच्छा पढ़ना आता है वही रीडिंग करेगा। कोई भी बच्चा जिसके, और खास तौर पर मैं कहती हूँ कि जिसको जरा सी हिचकिचाहट होती है ना, वो अगर यहाँ पर रीडिंग करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको और ज्यादा अच्छे से पढ़ना आएगा। और ऐसा नहीं है कि मुझे मैम क्या बोलेंगी या बाकी बच्चे क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे बच्चे आपकी क्लास के हैं, ये हमेशा आपके साथ रहते हैं, तो कोई किसी को कुछ नहीं कहता, बस आपको यहाँ पर बोलना है, पढ़ना है। तो आगे हमने पढ़ा कि सिंधु ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक, सरयू। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सिंधु नदी है, लास्ट सेशन में बताया था, उसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन है? रावी, सतलज, चनाब, झेलम, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। हम कहते हैं कि ये छोटी छोटी जलधाराएं ये इतनी बड़ी कैसे हो जाती हैं? तो ये कैसे बड़ी होती हैं? क्योंकि इसमें और भी जो छोटी छोटी नदियां हैं वो आकर मिलती हैं, तब ये बहुत विशाल रूप जो है धारण कर लेती है। पहाड़ों पर भी आपने देखा होगा, जैसे हमारी सरयू नदी है और गोमती नदी है, या जो हमारे पहाड़ में भी जितनी नदियां जो है बहती हैं उनमें भी क्या होता है कि ये एक एक करके ही, मतलब इसमें भी छोटी छोटी और नदियां जो है मिलती है, तभी आकर ये बड़ा बड़ा एक तरह से बड़ी नदी का रूप धारण करती है। तो ये छोटी छोटी नदियां भी हिमालय की बेटियां हैं, और हिमालय वास्तव में पिघले हुए हिमालय की एक तरह से ये नदियां जो है हृदय की बूंदे हैं। पिघले हुए हृदय की बूंदे क्यों कहा है? क्योंकि हिमालय पर क्या होती है? बर्फ होती है। पूरा हिमालय क्या होता है? बर्फ होता है। हिम धन आलय, आपने संधि यहाँ पर पढ़ा होगा, हिम धन आलय।
अर्थात हिमालय का घर, हिम का घर, बर्फ का घर। हिमालय क्या है? बर्फ का घर है। तो हिमालय के हृदय की पिघली हुई बूंदें ही ये इकट्ठा होकर नदी का रूप धारण करती है और समुद्र में प्रवाहित होती रहती है, समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। और फिर यहाँ पर समुद्र के लिए कहा कि ये बड़ा ही सौभाग्यशाली है कि इसने पर्वत राज हिमालय की बेटियों का हाथ थामने का इसे मौका मिला। तभी देखिए यहाँ पर इसको क्या कहा है, इसीलिए यहाँ पर लास्ट में लेखक ने कहा है कि यदि हम हिमालय को ससुर तथा समुद्र उसका दामाद अगर कहें तो इसमें हमें जरा सा भी संकोच नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इन नदियों को देखकर शायद कोई अनुमान लगा सके कि वृद्ध हिमालय में जब मैदानों में नदियों को हम देखते हैं तो तब शायद ही हम अनुमान लगा पाए कि जब हम हिमालय की गोद में ये बच्चियां बनकर कैसे ये खेला करती है और कैसे ये अपने माता पिता की गोद में नंग धड़ंग खेलती, ये बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य है और एक तरह से, लेकिन उन्हें यह रूप इतना लुभावना लगता है कि वो हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहते हुए संकोच नहीं करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये नदियां यहाँ पर से पली बड़ी है, यहाँ से इनका उद्गम हुआ है, यहाँ से ये बड़ी हुई है, यहाँ पर इन्होंने सारी जीवन की अटखेलियां की है और आगे जाकर किस तरह से ये एक माता का रूप धारण करती है और फिर किस तरह से जाकर समुद्र में मिल जाती है। तो इस तरह से हमने अपने लास्ट सेशन में काफी सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। तो लास्ट में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कालिदास ने अपने मेघदूत में वेत्रवती अर्थात बेतवा नदी को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। लेखक कहते हैं कि पहाड़ों तथा मैदानों में इन नदियों के अलग अलग रूपों को देखकर कोई भी इस नतीजे पर पहुंच सकेगा, यानी कि अलग अलग रूप, अलग अलग नाम जो है इन रूपों को देखकर सबने दिया है। किसी ने माता का रूप दिया है, किसी ने बेटी का रूप दिया है, किसी ने प्रेयसी का रूप दिया है। और काका कालेकर जो है उन्होंने नदियों को लोक माता ही कह दिया। लोक माता यानी कि सारे संसार की माता, क्योंकि लेखक देखिए माता मानने से पहले इनको बेटियां मानते हैं और कालेकर इनको लोक माता, सारे संसार की माता कहते हैं, क्योंकि एक तरह से ममता का एक और धागा इन नदियों से के साथ जोड़े हुए हैं। वह इन्हें बहन भी बना लेते हैं, क्योंकि जो थोलिड़ स्थान है, अभी आप लहसा की ओर आगे जब आप क्लास 9th में जाएंगे तब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको ये समझ आएगा। थोलिड़ जो तिब्बत में है, परेशानी के क्षणों में जब वह सतलज के किनारे जाकर बैठे तो शीघ्र ही उसका मन तरोताजा हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अपनी बहन भाई की मुश्किलों को चुटकी बजाते हुए सुलझा देती है। अक्सर क्या होता है, आप घर पर अपनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि कई बार बच्चे जो होते हैं वो हर बात अपने माता पिता को शेयर नहीं कर पाते हैं। वो किसको डिस्कस करते हैं? अगर भाई को कोई प्रॉब्लम है तो वो बहन से डिस्कस करता है और बहन को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भाई से डिस्कस करती है। तो यहाँ पर जो थोलिड़ जो कि तिब्बत में है, यहाँ पर उन लेखक ने बताया कि बिल्कुल जो सतलज नदी है उसके किनारे जाकर अगर बैठ जाओ तो इतनी ज्यादा शांति मिलती है, इतना ज्यादा मन जो है तरोताजा हो जाता है, जैसे कोई बहन अपने भाई की मुश्किलों को चुटकी बजाते हुए हल कर देती है। और वहीं पर बैठा बैठा लेखक अपनी सतलज बहन पर एक कविता लिख देते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर कविता यहाँ पर लेखक ने लिखी है सतलज बहन के ऊपर। तो देखिए क्या कविता है, देखिए बहुत ही सुंदर सी कविता है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी। जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो अगर हम किसी ऐसे जगह पर बैठ जाएं जहां पर फूल खिले हो, हरियाली हो, नदी बह रही हो, तो वहां पर जाकर मन जो है शांत हो जाता है। तो सतलज नदी का जो तट है वो इसी तरह से मन को शांति देने वाला है। तो वहां पर बैठे बैठे लेखक ने एक कविता लिख दी है सतलज नदी के बारे में। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटी खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। बेटी तुम बेटी यह बाप हिमालय,
चिंतित पर चुपचाप हिमालय, तुम्हारे लिए चिंतित है लेकिन चुपचाप है। प्रकृति नदी के तट पर चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो बहन सतलज बहन तुम्हारी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी ये कविता लिखी है यहाँ पर लेखक ने सतलज नदी के विषय में। तो आप अपने इंडिया के मैप पर देख सकते हैं कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ पर है और वो कहाँ से कहाँ पर इस तरह से बहती है। तो देखिए यहाँ से तिब्बत से होकर सीधे हमारे भारत से के कई राज्यों से होकर सीधे पाकिस्तान की ओर निकल जाती है और इसमें कई सारी जो छोटी छोटी नदियां हैं उनका जो है मेल होता है। तो इस तरह से हमारा जो ये पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पर क्लियर होता है, कंप्लीट होता है, रिवीजन भी हो चुका है। काफी चीजें जो है मुझे लगता है आपको लगभग यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। तो कुछ एक प्रश्न है इस पार्ट के और इनको आप घर पर पढ़कर सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। और आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।